अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टी20 मैच 46 रन से हार गया और न्यूजीलैंड ने इस सीरीज़ में 5 मैचों की सीरीज़ है 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की टीम का जो नाकामियों का सफ़र है, वर्ल्ड कप, फिर एशिया कप, फिर दौरे ऑस्ट्रेलिया और अब न्यूजीलैंड टी20 सीरीज़, ये ख़त्म नहीं हो पा रहा है। टीम को जीत की तलाश है, नए कोचेज़ आ गए हैं, नया कप्तान भी आ गया है, कॉम्बिनेशन भी आजमाया गया, लेकिन लगता है मसाइल जूं के तू हैं। अगेन वही प्रॉब्लम कि पाकिस्तान के स्पिनर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान के मिड ऑर्डर में कोई मैच फिनिश करने वाला प्लेयर नहीं है। और ओवरऑल अगर हम देखें तो हिकमत अमली में कहीं ना कहीं हमें जो है वो झोल दिखाई देता है। और फिर बॉलिंग परफॉर्मेंस भी आज इतनी अच्छी नहीं थी। न्यूजीलैंड ने जनाब पहले बैटिंग करते हुए 226 रन बना डाले 8 विकेटों के नुकसान पर, और पाकिस्तान की टीम अच्छा स्टार्ट मिलने के बावजूद सिर्फ 180 रन बना के ऑल आउट हो गई और पाकिस्तान ये मैच 46 रन के बड़े मार्जिन से हार गया। मैच पर तफसीली बात करेंगे कि पाकिस्तान की जो मैच में आज शिकस्त हुई, इसकी क्या वजूहत हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ और हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर गुलाम मुर्तज़ा। लेकिन पहले आपको जनाब रिपोर्ट दिखाते हैं। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को पहले टी20 में 46 रन से हराकर 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। पाकिस्तान को शिकस्त हुई। अब तो रऊफ के पास चलते हैं। रऊफ, प्रॉब्लम वही है, हमने कोचेस तब्दील कर लिए, कप्तान तब्दील कर लिया, लेकिन नतीजा वही आया। पाकिस्तान के स्पिनर नहीं चल रहे, मैच फिनिशर हमारे पास कोई है नहीं। लेकिन चले अभी 4 मैचेस बाकी, लेकिन लोगों को मायूसी हुई, एक और शिकस्त मिल गई पाकिस्तान को। देखिए, मेरा ख्याल कि जो सिस्टम फंक्शन है वो कोई बेहतर तौर पे परफॉर्म नहीं कर रहा। अगर आपने कोचेस चेंज भी करने हैं तो उनकी जो रिप्लेसमेंट है, फॉर्मर कोचेस थे, उनकी रिप्लेसमेंट भी आपके पास नहीं है। और अभी अगर इस मैच की भी बात करें तो पाकिस्तान की देखिए, अगर टी20 में परफॉर्मेंस पास्ट में बहुत अच्छी रही है, मगर टेस्ट क्रिकेट में एक कंसिस्टेंट डिक्लाइन है आपका। उसके बाद जो वनडे क्रिकेट है उसमें आप एशिया कप देखें, वर्ल्ड कप देखें, आप 9 पे खड़े हैं। और उसके बाद आप टी20 में भी आपका डिक्लाइन शुरू हो गया। और सबसे ज्यादा जो थ्रेटनिंग चीज वो ये है कि आपने 227 रन करवा दिए टी20 मैच के अंदर, क्योंकि आपकी हमेशा से जो बॉलिंग रही है बड़ा स्ट्रांग पॉइंट रही है और बॉलिंग ही आपको मैच जितवाती रही है। मगर अब बॉलिंग ही पाकिस्तान की सफर करना शुरू हो गई है, तो अगर बॉलिंग भी सफर करना शुरू हो जाए, बैटिंग ऑलरेडी आपकी सफर कर रही थी, आपके पास मिडिल ऑर्डर्स नहीं है, आपके पास स्पिनर्स नहीं है, जी हाँ। तो फिर ये बहुत ही ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। इससे फिर ये फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कौन सा कोच ला रहे हैं, किसको ले जा रहे हैं, किसको सैक कर रहे हैं, किसको अपॉइंट कर रहे हैं। बात यह है कि आपका जो पीछे सिस्टम है, ग्रास रूट का स्ट्रक्चर है, नीचे वाला इंफ्रास्ट्रक्चर, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। कुछ मज़ीद रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। उमर गुल पाकिस्तान के बॉलिंग कोच, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन गुलाम मुर्तज़ा बिल्कुल ठीक पॉइंट अब्दुल रऊफ का कि बॉलिंग तो हमारी स्ट्रेंथ थी। 226 जब हमने चेस करवाई, इस मैच को अगर हम 2 हिस्सों में डिवाइड करके उसका तजिया करें, वी कैन सी टू मैनी रन। खासतौर पर आप टॉस जीत कर पहले फील्डिंग कर रहे हैं, तो 226 वो टारगेट नहीं है जो आपके जहन में होता है। पोस्ट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उमर गुल की, वो भी सुनी है कि हमें जो स्टेट की बाउंड्री और पीछे की बाउंड्री छोटी थी और हमने जो टारगेट किया हुआ था कि स्क्वायर पे आप बॉलिंग करेंगे, हार्ड लेंथ पे बॉलिंग करेंगे। लेकिन आप हमारे जो बॉलर बॉलिंग कर रहे थे, अगर आमिर जमाल ने 2 छक्के खाए, डेरिल मिचेल थे वो आगे बॉल करके, उसामा मीर ने आगे फुल लेंथ बॉल करके 2 छक्के खाए, 4 छक्के उन्होंने टोटल मारे और 4 के 4 उन्होंने सीधे छक्के मारे। और हमारे बॉलर जो हार्ड लेंथ में बॉलिंग नहीं कर रहे थे, इस वजह से ज्यादा रन हुए, शाहिनशाह अफरीदी को बहुत ज्यादा रन हो गए। तो इस वजह से हमें प्रॉब्लम का जो सामना करना पड़ा। 226 रन किसी भी शॉर्ट बाउंड्री हो, चाहे बैटिंग विकेट हो, वहां पे करना मुश्किल होता है सेकंड बारी के लिए। और पाकिस्तान का जिस तरह मिडल ऑर्डर, आपको भी पता है कि सबको पता है कि हमें मिडल ऑर्डर में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। हमारे पास लोअर ऑर्डर में भी बैटर नहीं है। पहले हमने जो 100 रन किए थे वो 9 ओवर्स में किए थे और 3 खिलाड़ी हमारे आउट थे। उसके बाद हमने जो 9 ओवर खेले उसमें 80 रन किए और उसमें हमारे 7 बैटर्स जो आउट हो चुके थे। तो हमारे किसी भी बैटर ने जो पार्टनरशिप लगाने की कोशिश नहीं की। जब पार्टनरशिप नहीं लगेगी तो कैसे रन चेंज हो गए। तो हमारे बॉलर्स ने भी गलतियां की और हमारे बैटर्स भी जो आगे मैच लेके फिनिश की तरफ नहीं जा रहे थे। ठीक है अब्दुल रऊफ, जो पाकिस्तान की बॉलिंग है इसका अगर ब्रेक डाउन करें हम, तो पाकिस्तान की जानिब से अगर आप देखें, अब्बास अफरीदी का डेब्यू था, बड़ी अच्छी बॉलिंग की। शाहीन की ओवरऑल परफॉर्मेंस तो बुरी है, लेकिन 24 रन जो उन्होंने एक ओवर में कंसीड किए, डेट वाज अ वेरी क्रूशियल पॉइंट। लेकिन फिर आमिर जमाल के 5 ओवर में 55 रन और उसामा मीर 4 ओवर में 51 रन। क्या प्रॉब्लम है अब्दुल रऊफ के? बिल्कुल स्पिनर हमारे पास खत्म हो गए हैं। शादाब थे तो उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं, नवाज थे उनका डिक्लाइन, वनडे में हम बुरी तरह जो है वो एक्सपोज हुए, टी20 में भी स्पिनर्स नहीं है। कहाँ चले गए सर हमारे स्पिनर्स? देखिए, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उसकी मैनेजमेंट से पूछना चाहिए, जो ऑब्लाइज करते रहे, और उनसे भी पूछना चाहिए जो पिछले 10-15 साल से पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट अकेडमी, हाई परफॉर्मेंस सेंटर ऑफ पाकिस्तान टीम में जो स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट था उसको डेवलप करने के रिस्पॉन्सिबल थे, कि वो स्वयं अपने रिश्तेदारों को डेवलप करते रहे और उनको ऑब्लाइज करते रहे। और जितने भी उनके पास पीछे 10-12 साल में स्पिनर्स आए, सारे उन्होंने साइड लाइन कर दिए, सिर्फ और सिर्फ के एक
आप इसको कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी थी कि अपने जो रिश्तेदार थे उनको oblige करने की खातिर जो पाकिस्तान के एक्सट्रीमली टैलेंटेड बच्चे थे उनको साइडलाइन कर दिया गया और इस तरह पाकिस्तान का जो पूरा स्टूडेंट डिपार्टमेंट है उसको फेल कर दिया गया। ये लोग बाकी तो मीडिया पर और आगे पीछे बैठकर बड़ी कहानी स्टोरियां सुनाते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं, मगर जिस जिस काम को हायर किया गया, जिस काम के लिए पाकिस्तान ने इनको पैसे दिए थे, उस काम में ये कम्प्लीटली बुरी तरह नाकाम रहे और सिवाय अपने रिश्तेदारों को oblige करने के पाकिस्तान को कोई रिजल्ट नहीं दिए। उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी रिस्पॉन्सिबल है, ये जो आपके एक्स लेजेंड्स है ये भी रिस्पॉन्सिबल हैं। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो आपका जो इनएक्सपीरियंस और इनकम्पिटेंट और इलिटरेट कोचिंग स्टाफ है, जो राइट फ्रॉम ग्रास रूट से ऊपर आपकी हाई पाकिस्तान टीम तक लगा हुआ है, जिनकी एजुकेशन नहीं और उनको आपने रिप्लेस किया हुआ जो दुनिया के टॉप क्वालिटी हाई क्वालिफाइड कोचेज हैं उनके साथ, तो वो किसी तौर पर भी ना तो उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का पता है, ना वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, ना उनको साइंटिफिक नॉलेज का पता है। इस वजह से जितने भी लड़के आते हैं आपके पास एक लॉट तो आ जाती है काफी जो बॉलर्स होते हैं, मगर वो सारे के सारे डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं क्योंकि उनको प्रॉपरली उनको ग्रूम नहीं किया जा सकता। आपके जो कोचिंग स्टाफ है कम्प्लीटली इनकम्पिटेंट है या सिफारशी है, तो ये मेरा ख्याल है कि जो असल प्रॉब्लम्स है जिनको एड्रेस करना चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी जिनका ये पहला मैच था बतौर T20 कप्तान, उनका गुलाम मुर्तज़ा, जैसे रऊफ ने कहा कि ग्रूमिंग कहीं सही नहीं है, हमारी तरजीहात सही नहीं है। वैसे तो क्रिकेट बोर्ड में जो तब्दीलियाँ हैं उसका तो हम रोना रोते ही हैं, लेकिन जब मैच शुरू होता है तो ज़ाहिर बात है मैच पे फोकस हो जाता है, बेचारे खिलाड़ी डिस्कस होते हैं। लेकिन वही प्रॉब्लम जो रऊफ ने आइडेंटिफाई किया, जो सिस्टम है, जब आप लड़के उस तरह के प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे, शादाब भी खेलते रहे तो वो उसी लेवल पर आए और उसी लेवल पे हैं। एटलीस्ट वनडे में T20 में शायद थोड़े बेहतर थे, लेकिन नवाज़ की जो है वो स्क्वाड में जगह है, पर वो 11 में जो है वो हमेशा स्ट्रगल करते हैं। फिर इसी तरह उसामा मीर को चांसेस मिले, हम सब बड़े खुश थे जब न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज़ में परफॉर्मेंस दी, लेकिन वो भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। तो ऐसे लगता है जैसे ओवरऑल ना हमारी विकटें सही नहीं हैं, हमारे कोचिंग जो हो रही है डोमेस्टिक में वो ठीक नहीं है, चूँकि लड़के यहाँ जाके ना स्ट्रगल कर रहे हैं। स्पेशली मैं स्पिनर्स की बात कर रहा हूँ। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा और रऊफ भाई ने भी बिल्कुल ठीक कहा, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर एक हमारा कोई परफॉर्मर है, लाइक इब्रार है, कोई भी स्पिनर है, किसी का भी नाम ले लें, तो उसका पूरा सीजन उठा के देख लें, हमारे पास डाटा नहीं अवेलेबल होगा कि उसने पूरे सीजन में जो गुड लाइन पे कितने बॉल किए और जो आउट करने वाली उसके पास कितनी डिलीवरीज थी और कौन सी बॉलों पे उसने आउट किया। हम आउट देखते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस थी और उसे क्यों नहीं खिलाया गया था, और जिसे खिलाया गया उसकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। हमारे पास ये डाटा ही नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास जो हमें मॉडर्न डे की क्रिकेट के हवाले से जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं है। जब नहीं होगी गुलाम मुर्तज़ा, डेटा तो है, मुझे इतना पता है सिलेक्शन कमेटी के पास सारा डेटा जा रहा है कि कौन सा प्लेयर क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये तो सब हो रहा है, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं आ रही। डेटा सर है, अब आपको पता है मुझसे, आपको ये बारे में जानते हैं, सॉफ्टवेयर मौजूद है। सॉफ्टवेयर मौजूद है, लेकिन अगर एक बॉल जी गुलाम जी बॉलर बॉलिंग कर रहा है, जिस तरह आपने पैट कमिंग्स को देखा है, तो उसके गुड लाइन पे कितनी बॉलिंग होती है, तो हमारे पास इस तरह का डाटा नहीं है। हमारे पास वो डाटा जरूर है कि इसने कितने ओवर कर लिए हैं, तो ये चीजें हैं, लेकिन मॉडर्न डे क्रिकेट आपको ये दिखाती है कि एक बॉलर जो तैयार होके आया है तो वो गुड लाइन पे कितने बॉल कर सकता है, उसके जो बाउंसर्स हैं वो कितने वो करता है, उसकी कैपेसिटी भी पता चलती है। तो इस तरह की चीजें हमारे पास नहीं है। रऊफ बिल्कुल गुड लेंथ की बात की, गुड लेंथ शायद आपकी इंटरनेशनल की काउंट होती है, वो डोमेस्टिक का नहीं पता, लेकिन आप बताएंगे कि गुड लेंथ पे बॉलिंग करने के लिए बॉलर्स भी तो चाहिए ना, जो स्पॉट को हिट करें। कि अगर बाबर आजम का वीकनेस पकड़ी ऑस्ट्रेलिया ने तो उसको बॉलिंग करने वाले वहाँ बॉलर थे, हमारे पास बॉलर्स हैं, सॉफ्टवेयर तो चले आ जाएगा, लेकिन बॉल भी तो जगह पे गिरे। देखिए दोनों चीजें लैकिंग कर रही है, एक तो आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो लैग कर रही है, आपके पास डाटा एनालिस्ट भी उस म्यार के नहीं है जो होने चाहिए। दूसरा, जो जब आपको डाटा एक प्रोवाइड किया जाता है जो आपकी कोचिंग स्टाफ को, तो फिर उसको मेजर करने के लिए या उसको आगे मजीद उसको परखने के लिए आपके पास हाईली क्वालिफाइड लोग होने चाहिए। अगर आप साइंटिफिक डाटा दे देंगे किसी मैट्रिक फेल या मैट्रिक पास के पास जो पाकिस्तान टीम के साथ कोचेस लगे हुए हैं या पाकिस्तान के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में या नीचे है जिनकी एजुकेशन ही मैट्रिक है, वो उस डाटे को क्या करेंगे? उनको तो पढ़ना ही नहीं आता, ना उनको लिखने आता, ना उनको असाइनमेंट बनानी आती है, ना उस लेकिन लोग अब तो यासिर फाज जो इंग्लैंड में काफी अरसे से कोचिंग कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में फिर हाई परफॉर्मेंस सेंटर में इंग्लैंड में काम करते रहे, लेवल 4 किया, अब तो वो मौजूद है वहाँ पर। बहरहाल अभी तो पहला मैच था सिर्फ उनके लिए, बाकी बातें तो फिर 5वीं मैच के बाद करेंगे। देखिए उसका देखें कि जब आप बाहर चले जाते हैं, आपने पाकिस्तान को छोड़ दिया, आप दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो गया है, तो फिर उसके बाद फिर आपको उस लेवल के कोचिंग के म्यार पर पूरा उतरना पड़ता है। ये नहीं कि पाकिस्तानी कोई प्लेयर, मैं अगर आज पाकिस्तान छोड़ जाऊँ, मैं जब वहाँ पर काउंटी में जाकर लेवल 3 लेवल 4 कोर्सेज वगैरह कर लूँ, ये कोई ऐसे कोर्सेज नहीं होते, कोई भी कर सकता है 4-5 दिन के।
10 दिन के कोर्सेज होते हैं, मैं जाके वहाँ पे कोर्सेज कर लूँ, फिर मेरा अगर मैंने पाकिस्तान की नेशनलिटी छोड़ दी है, मैंने नेशनलिटी इंग्लैंड की या ऑस्ट्रेलिया की ले ली है, तो फिर मुझे चाहिए कि उस कंपटीशन में आऊँ और ऑस्ट्रेलिया की या इंग्लैंड की नेशनल टीम के साथ कोचिंग करूँ। फिर अगर उस म्यार पे मैं कोचिंग करूँ तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुझे वापस बुलाए, ये नहीं कि वहाँ पे मैं फर्स्ट क्लास की कोचिंग करके यहाँ पर मैं दोबारा मुझे ओब्लाइज कर दिया जाए कि मैं पाकिस्तान छोड़ के गया था तो मैं पाकिस्तान। बॉटम लाइन ये कि सिलेक्शन या आपकी जो अपॉइंटमेंट है उसको जस्टिफाई करना पड़ता है। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं कि अब सीरीज में कमबैक कैसे करना है। सबसे बड़ी बात कि तीनों फॉर्मेट में स्ट्रगल शुरू हो गई है, तो किस तरह से कॉन्फिडेंस को रीस्टोर करें, डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। पहले टी20 में पाकिस्तान ने 226 रन कंसीड कर दिए और इमरान सिद्दीक की आप रिपोर्ट देखिए, फिर आके मजीद बात करते हैं। सो आपने रिपोर्ट देखी, रऊफ क्या लेंथ एडजस्ट करनी पड़ेगी? क्योंकि देखिए बॉलिंग में तो आपके पास शाहीन, हारिस, इवन अब्बास ने अच्छी बॉलिंग की, आमिर जमाल ऑस्ट्रेलिया में अच्छा करके आ रहे हैं, उसामा मीर शायद आपके अच्छे जो है वो लिमिटेड बॉलर्स में से हैं। लेकिन मसला क्या था, 226 रन आपने कंसीड करवा दिए, जिसमें से अगर आप देखें तो केन विलियमसन ने 42 गेंदों पर 57 रन किए। मतलब अगर वो तेज़ खेलते तो शायद उससे इससे ज़्यादा रन बनते। देखिए आप कोई भी फॉर्मेट खेल रहे हो, आपको उसके हिसाब से एडजस्ट करना होता है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया पे गए हैं टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए, तो हमने अपनी लाइन को ऑस्ट्रेलियन पिचेस के हिसाब से एडजस्ट नहीं किया, जिस वजह से हमें कास्ट हुआ और हम तीनों टेस्ट मैचेस हार गए। हम वनडे क्रिकेट खेले, वर्ल्ड कप खेले, हम इंडिया गए तो हम वहाँ पर पिचेस को जज नहीं कर सके, उस लाइन एंड लेंथ पे बॉलिंग नहीं कर सके। फुल पिच बॉलिंग करनी चाहिए थी जिस तरह बाकी कंट्रीज के कर रहे थे। हमें कास्ट हुआ, हम एशिया कप से भी बाहर हो गया, हम वर्ल्ड कप के भी शुरू में बाहर हो गए। इसी तरह अब ये टी20 क्रिकेट अब हमने शुरू किया, तो इससे हमें एक वेरिएशन के साथ और एक ऐसी जगह पे बॉलिंग करनी चाहिए थी जो कि एक डिफिकल्ट जोन होता बैट्समैन के लिए, मगर हम उनके कंसिस्टेंट जो इजी जोन था जहाँ पर शॉर्ट बाउंड्रीज थी और जहाँ पर रन ज्यादा कंसीड हो रहे थे, उसकी जगह पे बॉलिंग करते और बार बार हम देखिए अगर एक कोई सेंसेबल बॉलर होता तो उसको एक जगह पर हिट लगती है तो वो उसके बाद वो रिपीट नहीं करता, उसको चेंज करता और उसको पता होता है कि एग्जैक्टली कि कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है बैट्समैन का और किस जगह पे मुझे उसके वीकनेस पे हमें अटैक करना पड़ेगा। जिस तरह सऊदी ने किया आज पाकिस्तान के खिलाफ, या मैट हेनरी ने किया, उन्होंने एक जगह नहीं दी इनको। मगर हमारे जो बॉलर है वो इसके बावजूद कि उन्होंने बहुत लंबी क्रिकेट खेली है, टी20 क्रिकेट काफी अच्छे से खेल रहे हैं, मगर फिर भी कंसिस्टेंटली उसी वेवर्ड लाइन पे बॉलिंग करते रहे जहाँ पर उनको रन होते रहे। तो ये इसमें मेरा ख्याल है कि एक फेलियर है ओवरऑल जो आपकी टीम मैनेजमेंट है उसकी। ठीक है, गुलाम मुर्तज़ा, यही हमने वर्ल्ड कप में देखा था, जो हमारे ओपनिंग ओवर्स थे विकेटें नहीं ले पा रहे थे, हारिस रऊफ कंसीड कर रहे थे रन, सिमिलर प्रॉब्लम दिखाई दी। लेकिन चलें आज के पॉजिटिव देखते हैं। अब्बास अफरीदी का डेब्यू बहुत शानदार रहा, फिर अगर हम देखें तो साइम अयूब ने बड़ा मुतासिर किया, तो अच्छे पॉजिटिव हैं ये दो जो चीज़ आज हुई हमारे मैच में। पॉजिटिव है और उम्मीद कर रहे थे कि जिस तरह आमिर जमाल ने ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म किया था टेस्ट मैचेस में, यहाँ पे भी परफॉर्म करेंगे। लेकिन पहला उनका दूसरा मैच है टी20 का, तो उम्मीद कर रहे हैं कि वो आइंदा के मैचों में सही बॉलिंग करेंगे। लेकिन एक चीज है इसमें कि हमने ये देखना है कि जिस तरह रऊफ भाई बात कर रहे थे कि हमने देखा था कि शॉर्ट बाउंड्री उधर ही हम बॉलिंग करी जा रहे थे। अगर हम फुल लेंथ बॉल, शॉर्ट बाउंड्री या सीधी बाउंड्री छोटी है तो फुल लेंथ बॉल कर रहे थे, और अगर हम जो हार्ड लाइन पे बॉलिंग कर रहे थे वो टांग से भी बाहर कर रहे थे, तो इजी वहां से भी वो चौके मिल रहे थे। तो साइम अयूब ने बड़ी अच्छी बारी ली, जिस तरह उन्होंने दिखाया कि मैं एग्रेसिव खेल सकता हूं और बड़े शॉट्स मार सकता हूं, तो अच्छा आगाज है और उम्मीद कर रहे हैं कि वो अगले मैचेस में भी अच्छा खेलेंगे। जो अब्बास अफरीदी थे वो मुसलसल परफॉर्म करते आ रहे थे, पीएसएल में भी परफॉर्म किया था, नेशनल टी20 में भी परफॉर्म किया था, वनडे कप में भी परफॉर्म किया था। अगर इंटरनेशनल लीग की बात करें तो वहां पर भी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे थे। तो हम लोग भी बात कर रहे थे कि अब्बास अफरीदी को खिलाना चाहिए, तो ये अच्छा एडिशन है और उम्मीद कर रहे कि बाकी जो नए प्लेयर्स को खिलाया जाएगा वो भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है रऊफ, आपकी क्या ओपिनियन है, स्पेशली दो डेब्यूटेंट और स्पेशली अगर हम साइम की बात करें, अब्बास की, तो अच्छा उन्होंने अपना पोटेंशियल दिखाया और खासतौर पर साइम ने एक बहुत मुश्किल रन चेस में जिस तरह खुले दिल से बैटिंग की, ये इतना आसान नहीं होता क्योंकि आप पहला मैच खेल रहे हैं और आपको मतलब वापसी हो रही है और फिर आप के ऊपर प्रेशर है, लेकिन आपने वो करके दिखा दिया जिसके लिए आपको लाया गया है। तो ये शो करता है कि माइंडसेट भी है, स्किल्स भी हैं और थोड़ा टेम्परामेंट भी उनका अच्छा है। बिल्कुल, और उनके पास टोटल टेक्निक भी है, उनके पास माइंडसेट है, स्किल्स है, हर चीज़ उनके पास मौजूद है। और मेरा ख्याल है कि जो चीज़ जरूरी है वो कंसिस्टेंट उनको चांसेस देने की और कॉन्फिडेंस देने की है। जिस तरीके से उन्होंने लास्ट टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में खेला, स्टार्क जैसे बॉलर्स के खिलाफ, हैजलवुड के खिलाफ उन्होंने बैटिंग की, और अब आज जिस तरह उन्होंने बैटिंग की वो एक्सेप्शनल है। तो मेरा ख्याल है कि असल चीज़ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट को उनके तरीके से यूटिलाइज करना पड़ेगा, उनको मैक्सिमम चांसेस देने पड़ेंगे, मैक्सिमम उनको ऑब्लाइज करना पड़ेगा ताकि हम एक अच्छा बैट्समैन पाकिस्तान क्रिकेट को लंबे अरसे तक सर्व कर सकें। ठीक है, पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो खुद प्रमोट होकर बैटिंग करना है, इस पर काफ़ी जो है वो डिस्कशन हो रहा है। रऊफ का भी एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे, गुलाम मुर्तज़ा का भी, इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है।
पाकिस्तान बॉलिंग ने 226 रन कंसीड किए, जो T20 क्रिकेट में पाकिस्तान की सबसे बॉलिंग में बदतरीन कारकर्दगी है। बॉलिंग कोच उमर गुल का इस परफॉर्मेंस पर क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। गुलाम मुर्तज़ा, बिल्कुल ठीक कहा, कैचेस हो जाते हैं तो अच्छी बात थी, लेकिन जो आपने बात की और रऊफ भी ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, वो जो एरियाज हैं बॉलिंग के वो दिखाई नहीं दिए। मेरे ख्याल में उसके ऊपर तवज्जो देने की ज़्यादा ज़रूरत है। जी बिल्कुल, कैचेस भी ड्रॉप हुए और उनकी पार्टनरशिप न्यूजीलैंड की लंबी लगी, जिसकी वही जो पाकिस्तान की जो 11 से 20 ओवर के दरमियान जो पार्टनरशिप हुई है और न्यूजीलैंड की जो 11 से 20 ओवर के दरमियान जो रन हुए हैं वही डिफरेंस क्रिएट हुआ है, क्योंकि उन्होंने 11 से 20 ओवर के दरमियान 126 रन किए और हमने जो 11 से 20 ओवर के दरमियान 80 रन किए, तो वो डिफरेंस था जिसकी वजह से वो न्यूजीलैंड ज्यादा रन कर पाए। तो जो हमारा टारगेट था, हमारा बॉलर्स को कहा गया था कि वो हार्ड लेंथ पे बॉलिंग करें, वो हार्ड लेंथ पे नहीं कर पाए। जो हार्ड लेंथ वाला बॉल था वो टांग से बाहर जा रहा था और जो फुल लेंथ वाला बॉल था, छोटी बाउंड्री थी, वो सामने छक्का मार रहे थे। वो सामने का बॉल कोई भी खेल रहे थे, डैरेल मिचेल खेल रहे थे तो वो छक्का ही मारते थे। तो हमारे वो सामने उन्होंने बॉल ही नहीं किया। जब वो न्यूजीलैंड के बॉलर्स बॉलिंग करने आए तो उन्होंने स्लोअर वन ज्यादा किए, हार्ड लेंथ पे बॉलिंग ज्यादा की। उन्होंने पाकिस्तानी बैटर्स को स्क्वायर पे ज्यादा खिलाया, जहां पे बाउंड्री थोड़ी लंबी थी, आउट होने के चांसेस भी थे, तो वही वो टारगेट में गुलाम मुर्तज़ा, आप देखिए सईद अजमल स्पिन बॉलिंग कोच, उमर गुल फास्ट बॉलिंग कोच, यासिर फात खुद एक बड़े अच्छे मुस्तरद ऑलराउंडर रहे हैं, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि एरियाज और ये टेक्निकल चीज़ें इसको हम बेहतर करें। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर T20 के हवाले से बात करेंगे, उसमें अब हमें क्या करना चाहिए। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। परफॉर्मेंस क्योंकि ठीक नहीं है तो फिर सवाल वाकई जाना चाहिए डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ। और गुलाम मुर्तज़ा बड़ी रेगुलर डोमेस्टिक क्रिकेट कवर करते हैं, क्या ख्याल है आपका, क्या गलतियाँ वहाँ हो रही हैं? चूँकि बहुत आसान है इस तरह बात करना जी आज के मैच में ये प्रॉब्लम थी, लेकिन जो रूट कॉज है वो तो फिर रहेगा डोमेस्टिक क्रिकेट कि क्या हम अच्छे स्पिनर्स वहाँ प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, क्या हमारे पास वहाँ कोई मैच फिनिशर है, क्या मिडल ऑर्डर के प्लेयर वहाँ हमारे पास मौजूद हैं। आपका स्क्वाड में 6 ओपनर्स का होना और सिर्फ 2 मिडल ऑर्डर प्लेयर का होना इस बात की तरफ वाज़ेह इशारा है कि डोंट हैव मच चॉइसेस। जी बिल्कुल, क्योंकि हमारी जो भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो रही है तो उसमें ओपनर्स ही परफॉर्म कर पा रहे हैं और उन्हीं को मजबूरन फिर वो सिलेक्टर्स भी सिलेक्ट भी करते हैं। लेकिन हमारे पिचेस का म्यार आपको भी पता है कि वहां पे ओपनर रन इसी वजह से करते हैं कि जिनकी बारी आ जाती है वो नीचे से बारी किसी की आने नहीं देते। अगर एक ओपनर है तो वो 100 कर जाता है, 200 कर जाता है। तो फर्स्ट क्लास की पिचेस का म्यार सबसे पहले बेहतर करना होगा, उसके बाद हमें फर्स्ट क्लास क्रिकेट को इंटरनेशनल क्रिकेट के लेवल पे लेके आना पड़ेगा, जिस तरह दुनिया के ममालिक में होता है। ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो होती है, इंग्लैंड की फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो होती है, वो कम्पीट करते हैं अपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक। हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स नहीं है, हमारे विकेट वैसी होती है, हमारे वहां पे सहूलियात आपको भी पता है, जहां पे मैचेस होते हैं फर्स्ट क्लास के वो इंटरनेशनल म्यार के नहीं है। हमारे वहां पे जो बैटर्स खेल रहे होते हैं या बॉलर्स खेल रहे होते हैं उस तरह उनको बताया भी नहीं जाता। तो ये सबसे पहले आपको अपनी फर्स्ट क्लास बेहतर करनी पड़ेगी, उसका स्टैंडर्ड बेहतर करना पड़ेगा, उसकी सिलेक्शन बेहतर करनी पड़ेगी, वहां पे सहूलियत देनी पड़ेगी, अपने प्लेयर्स को तैयार करना पड़ेगा। ग्रास रूट लेवल पे आप तैयार नहीं करेंगे तो इंटरनेशनल म्यार पे जाके, इंटरनेशनल लेवल पे जाके हमारे प्लेयर उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और फिर ये भी गुलाम मुर्तज़ा के इफ्तिखार अहमद तो अच्छे खासे सीजन परफॉर्मर हैं और जितना उनको अब तक रन मिला है, आई थिंक अब तक उनको कुछ इससे बेहतर कर देना चाहिए था। और ये एक लैकिंग है पाकिस्तान की, चूँकि एक तरफ हम स्पिनर हमारे अच्छे नहीं है तो दूसरी तरफ स्पिनर्स को अच्छा भी नहीं खेल रहे। और फिर मैच फिनिश आज 5 ओवर में 68 रन जब चाहिए थे 227 की रन चेज में, आपके पावर हिटर्स का रोल था आज। जी मिडिल ऑर्डर हमारा पहले से ही परफॉर्म नहीं कर पा रहा। आप देखते हैं कि पहले भी बाबर आजम, रिजवान और फखर जमान परफॉर्म करते थे 3, अब साइम अयूब को बीच में एडजस्ट किया है। साइम अयूब ने तो अपना रोल अच्छा बखूबी निभाया कि डेब्यूटेंट है और उसमें उन्होंने एग्रेशन भी दिखाया, अपने शॉट्स भी दिखाए। तो हमारे मिडिल ऑर्डर को देखना चाहिए। आजम खान को सिलेक्ट किया गया था इसी वजह से कि हमें जो लोअर मिडिल ऑर्डर में फिनिशर चाहिए, पावर हिटर चाहिए जो रन्स वहां पे आके करे। तो वही जो हमारे जो 11 से लेकर 18 ओवर तक हमारे जो बैटर्स खेले थे 7 आउट हुए, उसमें 80 रन हमने किए। पहले हमने जो 3 आउट हुए हमारे वो 100 रन पे हुए हैं। तो इसी तरह हमारे मिडिल ऑर्डर्स को, लोअर ऑर्डर्स को अपनी गुलाम मुर्तज़ा के सेकंड मैच में टीम बाउंस बैक करे, जो कि वनडे फॉर्मेट, टेस्ट और T20 में मुसलसल शिकस्तें हैं। पाकिस्तान मोरल बूस्टिंग विन कि हमें एक जीत मिले तो पाकिस्तान टीम ट्रैक पर आए। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।